नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 10 नवंबर और चलिए जानते हैं 10 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, किस मंत्रालय ने घोषणा किया है कि सैन्य महिलाओं को मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए एक समान अवकाश मिलेगा। ऑप्शन है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया है कि सैन्य महिलाओं को मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए एक समान अवकाश मिलेगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह नियम जारी होने के साथ ही सेना में सभी महिलाओं को समान रूप से छुट्टियां मिलेंगी, चाहे वह अधिकारी हों या किसी अन्य रैंक में कार्यरत हों। वर्तमान में तीनों सेवाओं में महिला अधिकारी 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। एक वर्ष में कम कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिला अधिकारी भी 180 दिन के लिए पात्र होंगी। अस्थायी कमीशन महिलाएं अधिकारी जो हैं 360 दिनों के बच्चों के देखभाल के लिए छुट्टियों के लिए पात्र होंगी। इससे सेना में महिलाओं की कामकाजी स्थिति में सुधार होगा और पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। अगला विषय, हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, कानपुर या हरिद्वार। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में गंगा उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह गंगा उत्सव का 7वां संस्करण था। इस उत्सव का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक अशोक कुमार ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव में गंगा पुस्तक परिक्रमा की भी शुरुआत की गई। यह परिक्रमा 7 नवंबर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक चलेगा। यह परिक्रमा उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, छपरा, पटना, बेगूसराय, सुल्तानगंज, भागलपुर, साहिबगंज, बहरामपुर, कोलकाता और हल्दिया आदि शहरों से होकर गुजरेगी। गंगा उत्सव 2023 के उत्सव में नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण का भी विमोचन हुआ। वर्ष 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया था और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना साल 2011 में की गई थी। अगला विषय, भारत सरकार ने किस देश के साथ श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, इटली और अमेरिका। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, इटली। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो भारत और इटली ने नवंबर में श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधा बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली यात्रा के दौरान किया गया। समझौते पर डॉक्टर एस जयशंकर और इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम बनाएंगे और अवैध प्रवासन की चुनौती का समाधान करेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने इस बात पर सहमत हुए कि कृषि प्रौद्योगिकी, नवाचार, अंतरिक्ष, रक्षा और डिजिटल क्षेत्रों में संभावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और भारत प्रशांत क्षेत्र पर भी विस्तार से चर्चा की। अगर बात करें इटली की, तो इटली जो है दक्षिणी यूरोप का देश है और इसकी राजधानी रोम है। अगला विषय, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद या लखनऊ। तो सही ऑप्शन होता है डी, लखनऊ। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आयोजित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश का सम्मेलन का 24वां संस्करण था। इस सम्मेलन में कुल 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। इस सम्मेलन का अंतिम दिन लखनऊ घोषणा पत्र जारी हुआ और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एड्डी बोई से जोन थे। अगला विषय, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर होने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है फिलीपींस, पाकिस्तान, भारत या अफगानिस्तान। सही ऑप्शन होता है ए,
फिलीपींस। एक्सप्लेन देखते हैं तो फिलीपींस अभी तक चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा है। हाल ही में इसने इस परियोजना से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी है। फिलीपींस सरकार ने BRI की सभी परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है और परियोजना से जुड़े कार्य जापान और पश्चिमी देशों को सौंपने का निर्णय लिया है। फिलीपींस की सीनेट ने कहा है कि चीन का हर निवेश आर्थिक और राजनीतिक कारणों से संदेह के घेरे में है। फिलीपींस में बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चीन ने 4.9 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया था। चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की पेट्रोलिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया था, जिस पर फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांद मार्कोस जूनियर ने चिंता जाहिर की। इटली के बाद फिलीपींस इस परियोजना से बाहर होने वाला दूसरा देश है। बेल्ट एंड रोड परियोजना की शुरुआत साल 2013 में की गई थी। इस परियोजना के तहत चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच जमीनी समुद्री कनेक्टिविटी बना रहा है। अगला विषय, पेरिस मास्टर्स का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है लियोन मेसी, नोवाक जोकोविच, सानिया मिर्जा या ग्रिगोर दिमित्रोव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, नोवाक जोकोविच। एक्सप्लेन देखते हैं तो पेरिस मास्टर्स फ्रांस में आयोजित किया जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है। यह हाल ही में इसका खिताब हाल ही में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर को जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया। यह नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 7वां ATP मास्टर्स का 1000वां खिताब है। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी अन्य खिलाड़ी ने इसे 3 बार से अधिक नहीं जीता है। इसी के साथ उन्होंने मास्टर्स 1000 के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ जीत प्रतिशत के मामले में राफेल नाडाल को पीछे छोड़ दिया है। नवंबर 2023 में 40वां पेरिस मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगला विषय, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी साल 2025 में किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन होता है डी, बांग्लादेश। एक्सप्लेन देखते हैं तो नवंबर 2023 के निर्णय के अनुसार बांग्लादेश द्वारा साल 2025 में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। यह निर्णय थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में लिया गया। कांग्रेस में एशिया महाद्वीप के कुल 24 सदस्य देशों ने भाग लिया। बांग्लादेश और चीन ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए बोली लगाई थी। जब कांग्रेस में बोली में भाग लेने वाले दोनों देशों के बीच वोट हुआ तो बांग्लादेश ने अधिक वोटों से इसे जीत लिया। बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के 24वें संस्करण की मेजबानी की जाएगी। अगला विषय, हाल ही में CBI का संयुक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है प्रवीण मधुकर, अशोक महाजन, आलोक सिंह या रणधीर चौधरी। तो सही ऑप्शन होता है ए, प्रवीण मधुकर। एक्सप्लेन देखते हैं तो केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में IPS अधिकारी प्रवीण मधुकर पवार को CBI का संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। CBI भारत की एक जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। इसकी स्थापना जो था संथानम समिति की सिफारिश से की गई थी। इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिवेशन 1946 से प्राप्त होती है। CBI कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करता है। प्रवीण सूद वर्तमान समय में CBI के निदेशक हैं। अगला विषय, किस IIT संस्थान ने दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव भेजा है? ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT बेंगलुरु, IIT कानपुर या IIT मुंबई। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, IIT कानपुर। एक्सप्लेन देखते हैं तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया है। IIT कानपुर कृत्रिम बारिश के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाने पर 5 साल से ज़्यादा समय से काम कर रही है और जुलाई में इसका सफल परीक्षण भी किया गया था। शोधकर्ताओं को क्लाउड सीडिंग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय सहित सरकारी अधिकारियों से अनुमति मिल गई है। कृत्रिम बारिश के लिए विशिष्ट मौसम संबंधी स्थितियां जैसे पर्याप्त नमी वाले बादलों की उपस्थिति और उपयुक्त हवाओं की आवश्यकता होती है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सूखी बर्फ क्लाउड सीडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम रसायन हैं।
अगला विषय शिशु संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर या 10 नवंबर। तो सही ऑप्शन होता है ए 7 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो शिशु के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन शिशुओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यह दिन उन कमजोरियों को याद दिलाता है जिनका सामना नवजात शिशुओं और बेसिक तौर पे माताओं को करना पड़ता है, और उनके समाज के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं को यहाँ पर निभाने के लिए यह दिन बेसिक तौर पे मनाया जाता है। साल 2023 के इस दिवस का थीम रखा गया प्रत्येक बच्चों के आगे बढ़ने का अधिकार सुनिश्चित करना। सबसे पहले साल 1990 में यूरोपीय देशों के द्वारा शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया था। आज का अंतिम विषय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है चिली, इजराइल, उत्तर कोरिया या नामीबिया। तो सही ऑप्शन होता है ए चिली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में दक्षिण अमेरिकी देश चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है। चिली के राजदूत जुआन अंगुलो के अनुसमर्थन का दस्तावेज भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कॉप के यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के 21वें शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह शिखर सम्मेलन साल 2015 में पेरिस में आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह संस्थापक है और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जिसका सही उत्तर था गोवा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, कानपुर या हरिद्वार। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।